जल्दी से जुड़िए बेटा। गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। मार्कर विंग डाले हो बेटा? तो आज एक हिस्सा हम लोगों ने फिनिश किया है बेटा, है ना? तो अगले हिस्से की ओर हम लोग बात करते हैं, भी आएंगे हमारे मित्र जुड़ेंगे। हमारे संविधान पे जो आंतरिक प्रभाव पड़ा उस पर चर्चा हो रही थी, तो उस पे आज हम लोग बात करेंगे किसका बेटा? हाँ, क्राउन के शासन के अधीन कौन कौन से अधिनियम आए, ठीक है? और तथ्यात्मक रूप से उन अधिनियमों पे भी नजर रखना है, और सबसे ज्यादा नजर रखना है कि उन अधिनियमों का हमारे संविधान पे प्रभाव कहाँ से दिख रहा है। गुड मॉर्निंग बेटा काजल, सब लोग जुड़िए भाई। 2-3 दिन के बाद हम लोग लाइव हो रहे हैं, तो थोड़ा सा बेटा तुलनात्मक देख ले। जैसे मैंने एक दिन बोला था कि कंपनी के शासन और क्राउन के शासन के बीच में डिफरेंस क्या था अधिनियम में। तो डिफरेंस मैंने बहुत क्लियर किया था कि क्राउन के शासन के समय जो अधिनियम आए थे वो ब्रिटेन की आंतरिक दशा का प्रभाव था। क्राउन के शासन के समय जो अधिनियम आएगा वो ब्रिटेन की आंतरिक दशा के साथ साथ भारत में भी जो राजनीतिक सामाजिक उथल पुथल हुई उसका भी प्रभाव देखने को मिलता है। क्लियर है? तो थोड़ा उस संदर्भ में देखिएगा बेटा, समझने का प्रयास करिएगा। क्राउन के शासन के अधीन जो अधिनियम आए, पहले तो उनकी लिस्ट बना लीजिए, पहले उनको याद कर लीजिए। कंपनी वाला तो सब याद हो गया होगा, पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन उम्मीद तो करता हूं। 1773, 1784, 1786, 1793, 1813, 1833, 1853। अब किसमें क्या हुआ है बेटा, आपसे थोड़ी बहुत बात हुई है ना? अब देखते हैं कि क्राउन के समय कौन कौन से अधिनियम आए। तो पहले हम लिस्ट बनाते हैं और एक एक की चर्चा हम फिर शुरू करेंगे। जो पहला अधिनियम आया वो आया सन 1858 का अधिनियम कहा जाता है, सन 1858 का अधिनियम। क्लियर है बेटा? लेकिन इसका एक नाम था, मैंने जो कहा गया, इसका नाम था द एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट। मैंने इसको जो नाम दिया गया वो क्या नाम दिया गया बेटा? द एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट। नाम से ही समझ में आ रहा, अगर हिंदी में ट्रांसलेट करें तो अच्छे शासन के लिए अधिनियम। तो अभी देखिएगा कितना अच्छा शासन के लिए अधिनियम लाएगा, वो अभी चर्चा होगी। तो इसको याद रखिएगा बेटा, पूरा नाम लिख लीजिए। और कई मित्रों का कहना था कि बोल के लिखा दिया करिए। ठीक है, आपके पास प्रिंटेड मटेरियल भले हो, लेकिन हम बोल के लिखा देंगे बेटा, ठीक है? वो सोच रहे हैं मित्र, क्लास के बाहर चले गए थे अभी आप ही से कह रहे हैं कुछ सोचने में। यही रहिए, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, दोनों रूप से रहिए। दूसरा, सन 1861 परिषद अधिनियम। क्लियर है बेटा? परिषद अधिनियम, पहले सारे अधिनियमों का नाम लिखे बेटा। और देखिए, ऐसे नहीं होगा हम पढ़ा उढ़ा के खत्म करें और आप जहां रहें वहीं रह जाएं, तो कोई मतलब नहीं बनेगा। तो इनका कायदे से पोस्टमार्टम किया जाए। इंग्लिश इसको कहते हैं काउंसिल एक्ट। परिषद अधिनियम को क्या कहा जाता है बेटा? काउंसिल एक्ट कहा जाता है। फिर तीसरा आया सन 1892 परिषद अधिनियम। क्लियर है? इसका भी नाम क्या रखा गया? परिषद अधिनियम। लिखिए, अब बड़े तबीयत से लिखा होगा। गुड मॉर्निंग सूर्य प्रताप जी। क्लियर है बेटा?
चौथा 1909 परिषद अधिनियम, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या बेटा, काउंसिल एक्ट। क्लियर है? इसका एक नाम भी है हिस्ट्री में, जिसको लोग कहते हैं मार्ले मिंटो सुधार। तो 1909 परिषद अधिनियम को हम लोग किस नाम से जानते हैं बेटा? मार्ले मिंटो सुधार। ये क्या है? नहीं, उसे छोड़िए, हटाइए। ये मार्ले मिंटो, हाँ तो इतिहास वगैरह सब जुड़ा हुआ है। ये मार्ले और मिंटो दो नाम है। हाँ हाँ, तो जब भी ऐसे नाम आएंगे तो दिमाग में रख लीजिए, पहले बड़े अधिकारी का नाम और फिर छोटे अधिकारी का। जैसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, आगे पढ़ेंगे आप। तो मॉन्टेग्यू क्या थे? भारत मंत्री थे। चेम्सफोर्ड क्या थे? वायसराय थे। 12। पांचवा 1919। अगला जो अधिनियम आया था वो कौन आया था बेटा? 1919। नाम था भारत शासन अधिनियम, इंडिया गवर्नमेंट एक्ट। हो गया बेटा? कैट हो गया 5। छठवां 1935। इसका भी नाम था भारत शासन अधिनियम, इंडिया गवर्नमेंट एक्ट। क्लियर है? एक और 1947। भारत, पूरा लिखने दो, भारत स्वतंत्रता स्वतंत्रता अधिनियम। क्यों? क्योंकि हम लोग जो स्वतंत्र हुए हैं ना बेटा, वो कानून से स्वतंत्र हुए हैं। भगा दिया, खदेड़ दिया, ये सब फालतू शब्द है। यानी भारत जो स्वतंत्र हुआ है वो कानून से हुआ है। अंग्रेजों ने कानून बनाकर, विधि बनाकर, ऑन पेपर हम लोगों को स्वतंत्र किए, है ना बेटा? तो ये सब बकवास की बातें वो छोटे बच्चों जैसी कि साबरमती के संत ने कर दिया कमाल, कोई कमाल उमाल नहीं किया, है ना? अंग्रेज राजी खुशी अपनी मर्जी से हम लोगों का पीठ उठ ठोक के, शाबाशी दे के, ये वायदा लेके कि छोड़ के जाए, चला लोगे देश। जब हम लोगों ने सब कुछ हाँ हाँ कह दिया, तब उन्होंने देश को छोड़ दिया। और ये नहीं कि आप भगा दिए और ये सब कर दिए, फालतू वाली बात। वो छोटे बच्चे कर सकते हैं जिनके पास जानकारी ना हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक बात मुझे बताए, अंग्रेज अगर भाग ही जाते तो देश चला लेते आप? कहाँ से लाते थे डीएम और कहाँ से लाते थे एसपी रात भर में? थोड़ी देर के लिए कल्पना करिए कि आज रात में इस देश के जितने आईएएस हैं, जितने आईपीएस हैं, जितने अधिकारी हैं, सब देश छोड़ के भाग जाए, क्या हाल होगा देश का? एनार्की हो जाएगी चारों तरफ। ऐसा कुछ भी नहीं था बेटा। बस आप ऐसे समझो कि चलती हुई गाड़ी का ड्राइवर बदल गया, गाड़ी को रोका भी नहीं गया, गाड़ी तो चल ही रही थी। बस जो ड्राइविंग सीट वाले लोग थे उनको चेंज कर दिया गया। देश की बाकी व्यवस्थाएं, अरे रात भर में बेटा एक चीज बताओ, एक आईएएस की तलाश होती है तो साल भर तो परीक्षा में लग जाता है, प्री मेंस और इंटरव्यू। फिर लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक एकेडमी में ठीक ठाक ट्रेनिंग, तो परीक्षा से लेके और नौकरी पे आते समय 2-3 साल तो ऐसे ही लग जाता है। इतना आनंद फानंद में आप इतने अधिकारी ढूंढ लेते? ऐसा कुछ नहीं हुआ बेटा। अल्प ज्ञान की वजह हो सकती है, या जो तथ्य है उस पर आपकी दृष्टि ना हो, ऐसा कुछ नहीं। अंग्रेजों ने सोच समझ के बेटा अधिनियम बनाया, अधिनियम बना के उसी में बताया कि 15 अगस्त 1947 को हम आपको स्वतंत्र कर रहे हैं, तैयार रहिए। क्लियर है? तो सबका बेटा अध्ययन हम लोग करना था। फिर से देख लें, क्राउन के शासन के समय कुल 7 अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 7 अधिनियम को ठीक ठाक से पढ़ना है। हाँ, एक बार फिर आपको मौका मिलेगा इसको पढ़ने के लिए।
वो मौका मिलेगा इतिहास में जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे। लेकिन हिस्ट्री का टीचर पता नहीं संवैधानिक चीजों की ओर ध्यान ज्यादा दे ना दे, वो उसका मन। लेकिन चूंकि हम जब पढ़ाएंगे तो हम संवैधानिक कॉन्टेक्स्ट पे ही फोकस किए रहेंगे। उसका हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है वो भले पीछे छूटे, लेकिन संवैधानिक जो कॉन्टेक्स्ट है वो फ्रंट पे रहना चाहिए। बहरहाल फिर से बेटा रिपीट कर लेते हैं। 1858 का एक्ट, 1861 परिषद अधिनियम, 1892 परिषद अधिनियम, 1909 परिषद अधिनियम, यानी कुल मिला के कितने बेटा? 3। उठाओ बेटा, 3 क्या हो गया बेटा? परिषद अधिनियम। परिषद अधिनियम कितने आए बेटा? 3। अब यहां से भी क्वेश्चन है, जिसमें मैंने देखा है आपसे पूछेगा अंतिम परिषद अधिनियम कब आया। तो जब 3 ही हुए हैं तो तीसरा वाला अंतिम होगा। तो मुझे लगता है ये मार्लोविंटो सुधार वाला जो था वो अंतिम परिषद अधिनियम था। क्लियर? अभी थोड़ा इसका विश्लेषण कर लिया जाए, फिर एक एक पे आते हैं। पहला आपको दिख ही रहा है, दूसरा पूछ लेंगे, तीसरा पूछ लेंगे, यह भी पूछ लेंगे कुल कितने परिषद अधिनियम आए। ब्राउन के शासन के समय परिषद अधिनियम, काउंसिल एक्ट कितने आए? कितने? 3 आए। पहला, दूसरा, तीसरा सब आपको पता है। शासन अधिनियम कितने आए? 2। ये सब क्या था बेटा? परिषद अधिनियम। बोले? और ये क्या है? शासन अधिनियम। अच्छा, इनका नाम पढ़ के भी कुछ समझ में आ रहा होगा। जो परिषद अधिनियम होंगे वो परिषदों की डिजाइन के बारे में कुछ कहे होंगे, और जो शासन अधिनियम रहा होगा वो भारत के शासन के विषय में कुछ कहा होगा। क्या कहा होगा वो तो हम लोगों को पढ़ना ही है। क्लियर है? ध्यान से देखें। तो क्या इन चीजों का भी हमारे संविधान पे प्रभाव पड़ा या नहीं पड़ा? संदर्भ तो यही ना है बेटा। भाई यही तो हम लोग पढ़ रहे हैं ना कि जो ब्रिटिश लिगेसी है, ब्रिटिश विरासत है, वो क्या क्या मिली, यानी ब्रिटेन ने हम लोगों को क्या क्या दिया, प्रत्यक्ष चाहे अप्रत्यक्ष। तो कंपनी के शासन के समय भी देखा हम लोगों ने, तो कंपनी के शासन के समय चीजें बहुत खुल के प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन सोच आई जरूर। जैसे एक सोच आई कि कलेक्टिव डिसीजन होना चाहिए। ये सोच तो वहीं से दिया गया ना बेटा। कम से कम रेगुलेटिंग एक्ट ने यह तो बताया कि निर्णय जो भी होना चाहिए वो एक आदमी ना ले, सारे लोग जब मिलकर निर्णय लेते हैं तो एक बढ़िया निर्णय हो सकता है। ध्यान से सुनो, थोड़ा सा कुछ बात आपसे करेंगे। हम अपनी जिंदगी भर निर्णय लेते हैं, पूरी लाइफ लॉन्ग हम लोग डिसीजन लेते रहते हैं। हर क्षण हर पल हम निर्णय पे ही जिंदा रहते हैं। सड़क पे आप चलते हो, हॉर्न बजाना है, ये भी आपका एक निर्णय है। ब्रेक लगाना है, ये भी एक निर्णय है। बाएं दाएं घूमना है, ये भी आपका निर्णय है। किस कोचिंग में पढ़ना है, यह भी आपका निर्णय है। कौन सी तैयारी करना है, यह भी आपका निर्णय है। तो पूरी जिंदगी हम लोगों की किस पे चलती है बेटा? निर्णय पे। हम आपको संविधान पढ़ा रहे हैं, किन शब्दों का प्रयोग करना है, कैसे प्रयोग करना है, यह भी एक निर्णय है। मेरे मन में डिसीजन हो रहा होगा तो शब्द बाहर आ रहे होंगे। तो पूरी लाइफ निर्णय पे होती है। लेकिन एक बात मुझे बताइए कि हम हमेशा बेहतरीन निर्णय नहीं ले पाते। हम अपनी लाइफ में सदैव ऑलवेज बेहतरीन निर्णय नहीं ले पाते। हाँ, कोशिश रहती है कि बढ़िया निर्णय लें। कभी कभी आप कुछ निर्णय लेते हैं, बाद में खुद ही कहते हैं करे ऐसे नहीं ऐसे किए होते तो ज्यादा अच्छा रहा होता, यहां नहीं वहां गए होते तो जरूर आईएएस बन गए होते, है ना। परीक्षा में रोल नंबर गलत ना भरे होते तो इस बार पक्का हो गए होते। तो सब डिसीजंस हैं आपके। लेकिन एक बात तो बिल्कुल तय है बेटा कि एक आदमी चाहे जितना बुद्धिमान हो, उससे 2 आदमी की बुद्धि बेहतर है। बोल नहीं रहे हैं। और अगर 3 4 5 आदमी 10 आदमी अपनी एक साथ बुद्धि लगाएं तो मुझे लगता है कि वो गलत नहीं होगा, लेकिन काम चलाऊ तो हो ही जाएगा। इसीलिए आप कोई निर्णय लेते हैं तो काहे 20 लोगों से राय लेते हैं? जब कोई काम करना चाहते हैं तो 20 लोगों से राय लेते हैं, क्योंकि 20 लोग अपनी अपनी बुद्धि जब बताएंगे तो हमको ओवरऑल एक समझ में आ जाएगा कि क्या बात सही है और क्या बात गलत है। अकेले हम गलती कर सकते हैं। तो पहली बार ये सोचा गया कि एक आदमी का निर्णय लेगा, हो सकता है अच्छा निर्णय ले, इसमें कोई शक नहीं है,
लेकिन अगर ढेर सारे लोग मिलकर निर्णय लेंगे तो निर्णय खराब तो नहीं ही होगा, भले सर्वश्रेष्ठ हो ना हो। मेरी बात समझ पा रहा है? ये सोच तो आई ना कि डिसीजन मस्ट बी कलेक्टिव, ये निर्णय आ गया। फिर आपने देखा कि 1853 का जो अधिनियम आया, उस अधिनियम में यह भी कहा गया कि भाई कार्यपालिका विधायिका का अलगाव हो। ये छोटी बात नहीं थी बेटा, उस जमाने के लिए बहुत बड़ी बात थी। तो क्या ये चीजें ही धीरे 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 आगे बढ़ते बढ़ते वर्तमान स्थिति तक नहीं है? तो ये सब कहां से मिला हमको? विरासत में मिला। किसकी विरासत में? ब्रिटिश विरासत में। इसको बोला जाता है ब्रिटिश लेगेसी। क्लियर है? अब पलट के पूछेगा। देखो एक बात बहुत सिंपल है बेटा, हम लोग जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं उसका क्या उद्देश्य है? हम लोग जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं उसका उद्देश्य यह है कि हम बड़े भारी ज्ञानी हो जाएं। ज्ञानी हो जाएं अलग बात है, लेकिन हमारे पढ़ने का सिर्फ एक उद्देश्य है कि एक अदद परीक्षा जिसमें हम जा रहे हैं उसमें ये कंटेंट कहां तक मदद करेगा। तो क्वेश्चन आएगा प्री में भी, खाली प्री ही देना है? नहीं हो सकता है कि खाली प्री देना हो और प्री क्लियर हो तो फिर मेडल टांग के घूमिए कि मेज दे रहे हैं। हाँ, कुछ लोगों को इसी में बड़ा खुशी होती है, बड़ी तसल्ली होती है कि बताते हैं घूम घूम के इस बार का प्री क्वालिफाई किया, मेज दे रहा है। मत बताइए बेटा, चुपचाप अपने मिशन पे लगिए, एक दिन आपका रिजल्ट दिखेगा। अरे भाई, मेरी बच्ची जो DPSP हुई, मेरे लिए तो बहुत गर्व की बात है। गोरखपुर से लेके यहाँ वहाँ हर जगह मैंने पढ़ाया, इलाहाबाद से लेके। मुझे लगता है मेरी लाइफ का ये दूसरा बड़ा रिजल्ट है एक टीचर के रूप में। पहला रिजल्ट गोरखपुर से आया था 2000 के आसपास, उसमें हमारे भीतर दूसरी रैंक लगाए थे। और ये बच्ची तो यहाँ लोकल यहीं की है बेटा, कोई नौकरी करने वाला बाहर नहीं जा सकता, सवाल ही नहीं उठता। तो यहीं रह के नौकरी करके अगर कोई कर सकता है तो आप भी कर सकते हो बेटा, है नहीं कर सकते? बच्चों को ये मलाल रहता है कि सर थोड़ा ये काम करते हैं वो काम करते हैं। काम करने वाले ही बेहतर किए हैं, ये मेरा अब तक का अनुभव है। मेरे यहाँ यहीं सिपाही की नौकरी करने वाला बच्चा आरकेश पीसीएस हुआ। सिपाही की नौकरी कितनी बढ़िया है आपको पता है। और जो फुल टाइमर है ना बेटा, उनकी बड़ी भारी तकलीफ मैंने देखा, बहुत बड़ी। अखिलेश दुबे जी हमारे यहाँ प्राइमरी के अध्यापक थे, इसमें ज्वाइंट कमिश्नर हैं सेल टैक्स, इलाहाबाद में उनकी पोस्टिंग है। जबकि 70 किलोमीटर बाइक चला के दिन अप डाउन करके 70 किलोमीटर बाइक चलाते थे। तो ये सब नहीं बेटा, आप अगर स्ट्रेटेजिक ढंग से तैयारी करते हैं तो उतना भी नहीं पढ़ना है जितना भ्रम फैलाते हैं लोग, बहुत पढ़ना। अच्छा एक चीज बताओ, अगर बहुत पढ़ना है तो भैया जी जो 8 साल वाले हैं वो तो बहुत पढ़े होंगे ना? अरे भाई बाकी से तो ज्यादा ही पढ़े होंगे। तो क्या जो सिलेक्शन होता है ज्यादा ही पढ़ने के आधार पे होता है? तो फिर तो सीनियरिटी के हिसाब से सिलेक्शन होता है। जो इलाहाबाद में 10 साल वाला उसका पहले, फिर 9 साल वाले का, ऐसा कुछ होता है क्या? नए नए बच्चे 1 साल में बाजी मारते हैं। और प्रकांड विद्वान जो वहां बैठे हैं ना, बाल वोल गायब हो गया सर का। हाँ, हम लोग इलाहाबाद में जब गए थे विद्यार्थी जीवन ना, तो लोग सड़कों पे दिखाते थे, ये जो सर जा रहे हैं ना, इनसे ज्यादा इतिहास पूरे इलाहाबाद में कोई नहीं जानता। अभी घूम ही रहे हैं भैया सड़क पे। क्या मतलब बना इसके जानने न जानने का? हमें एक आदत नौकरी के लिए पढ़ना है कि वहां जाके किसी को बताना है और किसी से मेडल लेना है। जिस दिन नौकरी मिलेगी वो आपके लिए सबसे बड़ा मेडल है। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखिए बेटा, पढ़ते समय जब भी आप पढ़ें, टारगेट हमेशा ये होना चाहिए कि हमारी परीक्षा के लिए इसकी क्या उपयोगिता। बाकी किसी चीज के लिए हम पढ़ वढ़ नहीं रहे हैं, सीधी सी बात है। हो सकता है भारत के संविधान में बड़ी जिज्ञासा जग गई हो आपको, तो बात अलग है। लेकिन मुझे लगता है एक अदद नौकरी का सवाल है भैया, नौकरी जिस दिन मिलेगी नमस्कार, चुपचाप नौकरी करेंगे, बाल बच्चे, और फिर सोचेंगे कहाँ बंगला बने, कहाँ जमीन खरीदे और लाइफ में क्या क्या मैनेज करें, भाड़ में जाए दुनियादारी। तो हमेशा ध्यान रखिए क्वेश्चन क्या हो सकता है, तरीका क्या है इसका। शॉर्ट पेपर लीजिए, मार्केट में उपलब्ध है, प्री का मेंस का भी उपलब्ध है, खरीद के रख लीजिए। वो क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, संभावना कम है रिपीट करने की, पीसेस में खैर रिपीट भी करता है, लेकिन एक आपको आइडिया देगा कि कहां से पूछ रहे हो, पूछने का तरीका क्या है। तो ये सब जब बेहतर होगा बेटा तभी ना लड़ाई बढ़िया। जो बच्चे जितना बढ़िया एनालिसिस कर लेते हैं पढ़ने के साथ साथ कि कैसे पूछा जा सकता है, कहां से पूछा जा सकता है, उनकी सफलता के चांसेस
बाकी लोगों से थोड़े बेहतर हो जाते हैं। बहरहाल, जैसे मान लीजिए हम आपसे एक प्रश्न पूछें, प्रश्न लिख लीजिए, घर पे लिखने की कोशिश करिएगा, ठीक है। जो मित्र ऑनलाइन है वो भी क्वेश्चन को नोट करें और लिख के आप फोटो भेज दीजिएगा मुझे, मैं देख लूंगा। और हमारे जो ऑफलाइन में है मित्र उनका तो मैं चेक करूंगा। लिखें, भारत के संविधान पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का प्रभाव। भारत के सभी नोट करो बेटा, जो ऑनलाइन वाले हमारे मित्र हैं वो भी। भारत के संविधान पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के प्रभाव की विवेचना करिए। भारत के संविधान पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के प्रभाव की विवेचना करिए। ठीक है, जरूर लिखना है बेटा। मेंस के लिए हम लोग अलग से नहीं पढ़ेंगे, प्री कम मेंस दोनों साथ साथ चलेगा, तभी तैयारी हो पाएगी। कितने में लिखना है बेटा? 250 वर्ड्स, 250 शब्दों में लिखना। ध्यान रखना बड़ा नहीं होना चाहिए। जो हमारे मित्र ऑनलाइन है वो भी लिखें, और आपको पोस्ट करने का ऑप्शन होगा बेटा, उस पर फोटो क्लिक करके पोस्ट करिएगा, हम पढ़ लेंगे। और एक पेज पे बड़े आराम से 250 पेज आ सकता है। कुछ लोग बड़ा बड़ा अगर लिखते हैं तो 2 पेज पे होगा। जैसे आप अपने पेज पे देखोगे, मेरा अपना अनुभव है, तो लगभग 120, 125, 130 शब्द बच्चा सामान्य रूप से लिख लेता है। छोटा बड़ा राइटिंग हो सकती है। कोशिश करिएगा 250 शब्द हो, यानी ऑलमोस्ट 2 पेज से ज्यादा का ना हो। क्लियर है बेटा? पहले क्वेश्चन को 4 बार पढ़िएगा, महसूस करिएगा कि क्या पूछ रहा है, क्या लिखना है। पहला प्रयास आप करिए, मुझे दिखाइए, फिर हम आपको बताते हैं कि आपकी दिशा सही है या आप गलत दिशा में बढ़ गए, फिर आपको हम बताएंगे। ये तो मेंस का हो गया बेटा। प्री में तो क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, बार बार। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम से की गई, बार बार पूछा गया है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो अध्यक्ष था उसे किस नाम से जाना गया, बार बार पूछा है ना। पूछ नहीं रहे हैं, पूछेंगे हम एक दिन, ठीक है। जब हम पढ़ा लेंगे तब हम पूछेंगे आपसे, सबसे पूछेंगे। जो ऑनलाइन वाले हैं मित्र उनसे भी पूछेंगे, ऑफलाइन वालों से भी पूछेंगे। 12 तो इस पे पहले नजर बना के बेटा रखना है ना। तो लीगेसी इसको कहा जाता है, विरासत। ईस्ट इंडिया कंपनी के विरासत का प्रभाव हमारे संविधान पे क्या पड़ा। अब आधे बच्चे विरासत ही देख के भाग खड़े होते हैं, पल्ले ही नहीं पड़ता कि इसका मतलब क्या है, विरासत क्या होती है। दादाजी ने एक बड़ा शानदार घर बनाया, बढ़िया, तो अपनी तबीयत से घर बनवाया, दादाजी चल बसे, तो अब उसी घर में आप रह रहे हो ना, तो घर विरासत में मिला है आपको, आपने थोड़ी बनवाया है। तो संविधान के ऐसे ढेर सारे प्रावधान है बेटा हम लोगों के पास जो हमें विरासत में मिले हैं। कुछ चीजें तो हमने किया ही है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की विरासत का क्या प्रभाव है, या ईस्ट इंडिया कंपनी के संविधान पे क्या प्रभाव है, इसी क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जा सकता है। उत्तर सबका एक ही होगा। क्लियर है बेटा? अपने हिसाब से बताने की कोशिश करिएगा, तथ्यात्मक मत रहिएगा ज्यादा, थोड़ी समझ दिखनी चाहिए। ये नहीं कि शुरू किए रेगुलेटिंग एक्ट से और खत्म कर दिया 1853 चार्टर अधिनियम पे ले जाके, नहीं, उसकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन थोड़ा सा सजा के संवार के। देखो, लिखना बेटा एक कला है, ठीक है। वो वैसे ही है जैसे आपने सामने वाले से पूछा कि भाई साहब आपका परिचय, सर हम लोग पूछते रहते, तो परिचय बताने वाला बताने में ही अपनी काबिलियत दिखा देता है। कुछ इतना शानदार ढंग से, इतनी खूबसूरती से अपना परिचय बताते हैं कि हम लोग को इम्प्रेस हो जाते हैं। आपका क्या नाम है, फटाक से नाम बोल दिए, फलाना। कुछ लोग मुझे फलाने नाम से जानते हैं लोग, कुछ लोगों का ये तरीका है। तो लिखने का तरीका डेवलप करना है, कंटेंट कोई नहीं बदल सकता। कंटेंट कौन बदल देगा भाई? तो कैसे प्रस्तुत करना है ताकि सामने वाला इंप्रेस हो, यही सब बेटा शुरुआत करनी। धीरे धीरे लिखेंगे, हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं। तो इसको लिख के लाइएगा बेटा, टूटा फूटा अच्छा बुरा जो समझ में आए, सारे लोग लिखेंगे। और अगर आपके दिमाग में ये गलतफहमी है कि एक ही दिन सबसे बढ़िया वाला लिख लेंगे, तो आपको ढेर सारी बधाई, ऐसा कभी नहीं होगा। लिख लिख के ही आप बढ़िया लिख पाएंगे, है ना। जैसे कोई बच्चा चलना ही ना सीखे, वो कहेगा क्या चलना वलना, इकट्ठे दौड़ेंगे, सवाल ही नहीं उठता। पहले तो चलना सीखना ही होगा।
तो टेढ़ा मेढ़ा उल्टा पुल्टा जो भी समझ में आए, नकल मारो, कॉपी करो, कुछ भी करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लिख के दिखाओ। अब नकल मारने का मतलब, कॉपी करने का मतलब ये नहीं कहीं से देख के एक एक शब्द, अगर कहीं दिखता है तो उसको पढ़ लो, लेकिन लिखो अपने ही शब्दों में, और हम समझ लेंगे कि आप अपने शब्द में लिखे हो या कहीं से एकदम से कॉपी किया। तो लिख के बताइए 12। तो ये सारे अधिनियम बेटा दिमाग में रखिए। अब यहाँ बड़ा तारतम्यता नहीं दिखती, जैसे वहां पे दिख रहा था 20-20 साल का डिफरेंस, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इफर्ट करोगे तो याद हो जाएगा। 1858, 1861, 1892, 1909, 1919, 1935, 1947। सुबह सुबह उठो, मुंह धो के, जैसे छोटे बच्चे टेबल याद करते हैं वैसे बोलो, बोलो जोर जोर से, चिल्लाओ, घर वाले भले पागल हो जाए कि ये क्या कर रहा है, कहने दो, याद करो। और ऐसा याद करो ना बेटा कि फिर कभी जिंदगी में ना भूले। 1858, 1861, 1892, 1909, 1919, 1935, 1947। अब सबका नाम क्या क्या है वो बाद में देख लेंगे, पहले ये तो याद हो जाए। पहले का था द एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट, दूसरे का था परिषद अधिनियम, तीसरा परिषद अधिनियम, चौथा परिषद अधिनियम, पांचवां भारत शासन अधिनियम, छठवां भारत शासन अधिनियम, सातवां भारत स्वतंत्रता अधिनियम। मत अंदर जाइए, मत घुसिए, मत डिटेल में जाइए, पहले इसको क्लियर करिए 2 बार 3 बार 4 बार, जब एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाए तो फिर अंदर घुसते हैं, डिटेल में आते हैं, है ना बेटा। चलिए आगे बढ़िए, अब डिटेल में चलते हैं, एक एक अधिनियम को बेटा समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करिए। ये सब हो गया बेटा, कॉपी कर लिया सारे अधिनियमों को। इन्हीं सारे अधिनियमों को हम लोगों को पढ़ना है, और जहां तक मेरा अनुमान है कि 7 अधिनियम है, तो अधिक से अधिक 7 दिन लगेगा। और जब इसको हम लोग पढ़ लेंगे तो प्रवेश कर लेंगे फिर अपने संविधान में, किताब उताब खोलेंगे और देखेंगे। थोड़ा सा रुकिए, हम कुछ पूछेंगे, जवाब दीजिएगा। जैसे अभी तो हमने पढ़ाया नहीं है बेटा, मेरा कोई हक भी नहीं बनता कि मैं आपसे कुछ पूछूं, लेकिन हर बच्चे थोड़ा कॉन्शियस रहते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ते लिखते रहते हैं। इसमें सबसे कुख्यात अधिनियम किसे कहा जाता है? विख्यात नहीं, कुख्यात। 2 शब्द होते हैं, दोनों का मतलब प्रसिद्धि ही होता है ना। लेकिन प्रसिद्धि 2 प्रकार की होती है, बुरे कार्य की आपकी प्रसिद्धि हो जाए, जैसे अभी, हाँ अभी हुआ ना 2 दिन पहले, देखा आपने, पूरा प्रदेश जान रहा है, क्या पूरा देश जान रहा है, और साहब का विकेट गिर गया कैमरे के सामने देखते देखते। तो विख्यात नहीं थे, कुख्यात थे। तो इसमें अधिनियम, एक अधिनियम ऐसा जो बहुत कुख्यात है, इस पर नजर है आपकी? क्यों? हर जगह बंगाल विभाजन को इंट्रोड्यूस करो। बंगाल विभाजन तो 1905 में हुआ, वो अलग चीज है। भारत में पहली बार सांप्रदायिकता की शुरुआत हुई इस अधिनियम में, पढ़ेंगे हम लोग इसकी। वो बंगाल का विभाजन जो किया गया वो अधिनियम थोड़ा ही था। 1909 मार्लियामेंटो जो सुधार था, पढ़ेंगे बेटा, अभी थोड़ा उत्साहित में हो जाता हूँ बीच बीच में, वो अलग बात है, अभी एक एक को सिस्टम से पढ़ेंगे। ये वाला जो अधिनियम है ना बेटा, ये भारत में अब तक का सबसे बुरा अधिनियम था। बुरा अधिनियम था कि संवैधानिक, देखो हिंदू मुसलमान भारत में बटे हैं नहीं बटे हैं वो बात की बात है, हम सदियों से रहते आए हैं साथ, मरते कटते झगड़ते, वो अलग चीज है, लेकिन साथ तो रहे ही हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन संवैधानिक रूप से कोई डिमार्केशन नहीं था। अंग्रेजों ने पहली बार विधिक रूप से डिमार्केशन किया मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में, और वो डिमार्केशन जो 1909 में शुरू हुआ, इसकी परिणत 1947 तक जाके हुई। यानी जो विभाजन 1909 से शुरू हुआ बेटा, उसकी चरम परिणति हो गई कहां तक जाके? 1947 में, तब जब देश सांप्रदायिकता के आधार पर 2 भागों में बट गया, हिंदू और मुस्लिम राष्ट्र के रूप में। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मुस्लिम राष्ट्र तो जरूर बन गया, परंतु हिंदू राष्ट्र नहीं बना। क्योंकि हम कौन राष्ट्र बने? धर्मनिरपेक्ष सेकुलर स्टेट बने। हमने कहा हम हिंदू राष्ट्र नहीं बनेंगे, हम सेकुलर होंगे, यहाँ जिसको मन करेगा रहे, इसीलिए रह भी रहे हैं।
और धीरे धीरे संख्या भी हो गई है ठीक ठाक। अब फिर वही वाली राग अलापने की कोशिश हो रही जो पहले थी। वो तो वही हाल है कि लड़ झगड़ के घर बांट लिया और अब इसमें फिर से दावा ठोक रहे हैं। तो जब बट गया तो बट गया आपका इलाका, आप समझे मुझे। लेकिन उस समय की राजनीतिक और जो भी समझ रही होगी उसके हिसाब से अच्छा बुरा हुआ होगा, उसको छोड़ो, वो चर्चा का विषय नहीं है। 12। अच्छा, इसमें कोई ऐसा अधिनियम है जिसका हमारे संविधान पे सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है? 1935 हर कोई पढ़ा रहता है। 1935 के शासन अधिनियम का प्रभाव हमारे संविधान पे सबसे अधिक पड़ा, और वो भी मैंने एक दिन आपको ही बोला था कि लगभग 70% से अधिक प्रभाव पड़ा। तो कल को अगर ये प्रश्न पूछे कि हमारे संविधान पे सबसे अधिक प्रभाव क्या पड़ा, जरा ध्यान से सुनिएगा। हर क्वेश्चन में जान फूंक दी जाती है बेटा विकल्पों से। हमारे संविधान पे निम्न में से सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? विकल्प: वैचारिक प्रभाव, बी बाह्य प्रभाव, सी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का प्रभाव, डी क्राउन के शासन का प्रभाव। तो दिख रहा है ना क्या? साफ साफ है। अब ये क्वेश्चन क्या है? मैक्रो है, माइक्रो नहीं है, सूक्ष्म लेवल पे जाके नहीं पूछ रहा है। बड़ा डिमार्केशन करना, बहुत ढेर सारे लोग शहीद हो जाते हैं बेटा ऐसे प्रश्नों में। ये सब करना है बेटा, हम लोगों को युद्ध की सारी तकनीक सीखनी है कि किधर से हमला होगा, कैसे हमला होगा, सब कुछ हम लोगों को समझना है। 12 हेडिंग बना लीजिए बेटा, 1858 का अधिनियम। तो पहले की चर्चा बेटा शुरू करते हैं आज। हाँ, पूरा नाम जरूर लिखिएगा बेटा। द एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट। जरा पानी देना बेटा। द एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट। घड़ी बंद हो गई थी, बताए नहीं तुम, इसे लेट लगा। हाँ, पहली हेडिंग बेटा द एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट हो गया। अधिनियम तो पढ़ेंगे बेटा, लेकिन उसके पहले थोड़ा ये देखने की कोशिश करते हैं कि इसकी भूमिका क्या रही, मैंने ये अधिनियम क्यों आया। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1833 के अधिनियम से ही इरादे जाहिर हो गए थे ब्रिटेन की संसद के। यानी उन्होंने अपने इरादे बता दिए कि भारत को हड़पने की इच्छा है हमारी। अगर कोई बीच में बाधा वाधा उत्पन्न न हो तो हमारी इच्छा है कि हम भारत पे कब्जा कर लें, क्योंकि 1833 के अधिनियम में भारत को एक न्यास बना दिया गया और कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पे शासन करे, वो एक न्यास के रूप में शासन करे। क्लियर है बेटा? तो मंशा तो जाहिर हो गई थी ना कि भारत लेने का इरादा है। अरे भाई, 1833 का जब अधिनियम आया, पढ़े हो ना, तो 1833 के अधिनियम में ब्रिटेन की संसद ने क्या कहा कि भारत हमारा है। 1833 अब कंफ्यूज हो रहे हो आप जो बात कर रहे हो ना बेटा, ये पिट्स इंडिया एक्ट की बात कर। सैनिक और असैनिक कार्यों को जो बांटा गया वो पिट्स इंडिया एक्ट में बांटा गया। 1833 के अधिनियम में आपने ये लिखा है, इस अधिनियम में भारत को एक न्यास बनाया गया। भूल रहे हैं बेटा, पेज पलटिए। थोड़ा सा बेटा रिवाइज करते रहिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। टाइफाइड की वजह से मेरा भी दिमाग कुछ कम ही काम कर रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा अभी ठीक हो जाएगा 2-4 दिन में। लेकिन देखो, 1833 के अधिनियम में मैंने आपको वहीं पे बोला था कि 1833 का अधिनियम वो पहला अधिनियम था जिसमें ब्रिटेन की संसद ने दावा ठोक दिया भारत पर कि भारत मेरा है।
तो उन्होंने कहा कि भारत हमारा है, लेकिन तुम लोगों को भारत से हम भगा नहीं रहे हैं, भारत पे शासन करो, हमारी ओर से एक न्यास के रूप में शासन करो। तो मंशा तो साफ हो गई ना बेटा कि सत्ता वो मान रहे हैं कि मेरी है, और हम एक तरह से आपके हैंडओवर किए हैं कि आप अपनी सत्ता को चलाओ, लेकिन वो हमारी सत्ता है, गाड़ी मेरी है, मैंने आपको दे दिया कि लो चलाओ। कब तक? जब तक मेरी इच्छा रहेगी, है ना। और जब इच्छा नहीं होगी तो हम कहेंगे गाड़ी अब दो, बहुत हुआ। क्लियर बेटा। और 1853 में क्या हुआ? 1853 में सब कुछ वही था, न्यास वास सब वही था, बस इन्होंने 20 साल की अनुमति ना दे करके ये कहा कि तब तक भारत पे शासन करोगे न्यास के रूप में जब तक कि हम लोगों की इच्छा होगी। वो ऐसे समझो ना बेटा कि पहली बार अपने बाइक मैंने आपको दी और मैंने कहा कि 20 दिन आप चलाओ। बाइक किसकी है? मेरी है, लेकिन मैंने 20 दिन की अनुमति दिया। दूसरी बार मैंने कहा कि अभी भी चलाओ, लेकिन अब कोई दिन नहीं बताएंगे आपको, अब आप तब तक चलाओगे जब तक कि हमारी इच्छा रहेगी, बाइक ठीक से चला रहे हैं, ये नहीं कि स्टंट दिखा रहे हैं, जोर जोर से चला रहे हैं, बाइक खराब करने की इरादा है तो हम ले लेंगे। तो वही उन्होंने किया। 1833 में कहा 20 साल की अनुमति दे रहे हैं, शासन हमारा है, तुम लोग शासन करो। 1853 में कहा शासन हमारा है, तुम लोग शासन करो, लेकिन कोई निश्चित अवधि नहीं देंगे। कितने दिन का? जब तक इच्छा होगी। तो क्या आपको लगता है कि 1853 का अधिनियम में ब्रिटेन की संसद इस बात को समझ रही थी कि कुछ गड़बड़ होने वाला है? मैंने आपको बताया था कि कहीं ना कहीं इससे गुगाहट तो थी, और पूरा इतिहास गवाह है बेटा कि शासन और शासित करने वाले के बीच की दूरी अगर जब जब बढ़ी है, बवाल तब तब हुआ है। चाहे वो रूस की क्रांति हो, चाहे वो फ्रांस की क्रांति हो, चाहे वो कोई क्रांति हो। फ्रांस की क्रांति में पढ़ा है ना, जो वहां की महारानी थी मैरी, वो जिसको जनता के बारे में यह तक पता नहीं, जनता ने महल को घेर लिया, और फ्रांस की जो महारानी थी वो अपना विलासिता के जीवन में, सैनिकों से उन्होंने पूछा कि क्या कोलाहल सुनाई दे रहा है, कहा कि लोगों ने महल को घेर लिया है। तो उन्होंने पूछा क्या तकलीफ है इनको, तो कह रहे इनको खाने के लिए रोटी नहीं है। तो कहा रोटी नहीं है तो क्या दिक्कत है, ब्रेड कहिए खाए। जिस शासक को यही नहीं पता रोटी और ब्रेड में क्या डिफरेंस है, माने उनको लगा रोटी नहीं खाना चाह रहे हैं, रोटी नहीं है तो ब्रेड खा लो। जनता मर रही है और आपको पता ही नहीं है, अगर ऐसा शासक होगा तो तबाही तय है। यही फ्रांस की क्रांति हुई। तो कहीं ना कहीं ब्रिटेन की संसद इस बात को लेकर समझ तो रही ही थी कि शासन का तरीका इन लोगों का ठीक नहीं है। दूसरी बात बेटा कि भारतीय धार्मिक भावना वाला देश हमेशा से रहा है, आज भी है। तरह तरह की धार्मिक भावनाएं लोगों के दिमाग में रहती हैं, और भावनाएं बहुत ज्यादा उबाल लेती हैं। जैसे आपने अभी देखा कि जैनों के एक आश्रम को पर्यटक स्थल घोषित किया गया था, सब विरोध करना शुरू, सारे जैनी उतर गए। अरे टीवी पे हंगामा मचा कि नहीं नहीं इसको पर्यटक स्थल कहाँ घोषित कर रहे हैं। सरकार शायद उनकी भावना नहीं समझ पाई थी। सरकार ने तो सोचा कि और अच्छा वो तारीफ करेंगे, तारीफ तो छोड़ दो, विरोध को उतर गए। तो कभी कभी तब जबकि हम भारतीय ही हैं और भारतीयों को बेहतर समझते हैं, तब रह रह के हमसे चूक हो जाती है। और जो भारत को जानते ही नहीं, उनसे कब क्या चूक हो जाए इसका तो कोई भरोसा ही नहीं। और चूक हुई 12। तो शुरुआत करें बेटा। जिन संभावनाओं को ध्यान में रखकर, और लिखो, लिखेंगे हम लोग खूब कस के, जिन संभावनाओं को ध्यान में रखकर 1853 के चार्टर अधिनियम में निश्चित अवधि नहीं प्रदान की गई, निश्चित अवधि नहीं प्रदान की गई, वरन क्राउन की इच्छाओं तक क्राउन की इच्छाओं तक ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में शासन की अनुमति दी गई,
दी गई, वे संभावनाएं सही सिद्ध हुई। भाई कोई संभावना ध्यान में थी ना बेटा, तो सही हो गई। क्लियर हुआ? दूसरा लिखें, जिन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ईस्ट इंडिया कंपनी पर द्वैत शासन लागू किया गया था। किस अधिनियम से बेटा? ईस्ट इंडिया एक्ट, पढ़ा है आपने। द्वैत शासन लागू किया गया, अर्थात नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई थी। वह भी अपने उद्देश्यों में सफल नहीं रहा। वह भी अपने उद्देश्यों में सफल नहीं रहा। क्लियर है बेटा? अब आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कहां असफल हो गया भाई। वो असफल हुआ 1857 की क्रांति, यानी सबको रहते रहते 1857 की क्रांति को रोकने में हम सफल नहीं हो पाए, या यूं कहें कि क्रांति हो गई भारत में, ये असफलता थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, ब्रिटेन की संसद की। यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था वो ठीक से कंट्रोल नहीं कर सका, तभी इतनी बड़ी गड़बड़ हो गई। नीचे पैरा चेंज करें। 1857 की क्रांति ने सारी असफलताओं को उजागर कर दिया। 1857 की क्रांति ने सारी असफलताओं को उजागर कर दिया। क्लियर है बेटा? सब समझ में आ गया कि ये ट्रस्ट के रूप में, धमाका के रूप में, कंट्रोल सब खाली फालतू का ड्रामा था, और जिस घटना को रोकने के लिए सब किया जा रहा था कि भारत में कोई विप्लव, कोई उपद्रव ना हो, वो सब फेल हो गया और भारत में क्रांति हो गई, और इतनी बड़ी गड़बड़ हो गई कि पूछो मत। और ब्रिटेन की संसद को मिल गया वो आखिरी मौका जिसमें वो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दें, और उन्होंने कर दिया। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से कह दिया कि अब बहुत हुआ। यानी उन्होंने सीधे सीधे सत्ता का हस्तांतरण कर लिया और कह दिया कि भारत पे अब हम शासन करेंगे। तो आप एक चीज देखो बेटा, कि ये समस्या पैदा किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब? 1773 में, उधार मांग के, जहां से इन्होंने ब्रिटेन की संसद को निमंत्रित किया कि हमारे आंतरिक कार्यों में हस्तक्षेप करिए। वहां से शुरू हुआ हस्तक्षेप। यानी अगर ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी की बात करें ना बेटा, माने इसकी समाप्ति की बात करें, तो वो समाप्ति की शुरुआत 1773 से 1858 तक। ये अधिनियम खत्म नहीं किया ईस्ट इंडिया कंपनी को, लेकिन इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के आंतरिक कार्यों में दखल देना शुरू किया, और वो दखल बढ़ते 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 1858 तक इतना दखल बढ़ गया कि इन्होंने कह दिया कि अब हम भारत ही छोड़ दो। वही हाल है ना कि पहले धीरे धीरे दखल करिए, कि नहीं वहां मत बैठिए, यहां बैठिए, फिर हम कहें कि नहीं इस कलम से नहीं दूसरे कलम से लिखिए। तो धीरे धीरे जब आप किसी के मनोदशा पे कंट्रोल करते हो, और फिर एक दिन आप उसके ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण कर लेते हो, और यही किया ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर ब्रिटेन की संसद ने। अचानक हमला नहीं बोला। मैंने कहा ना, किसी घर पे कब्जा करना हो तो तरीका समझिए, है ना। इकट्ठे बोरिया बिस्तर निकलवाने लगोगे किसी का तो बवाल हो जाएगा। मानसिक रूप से तैयार करो, घर मेरा है कह के भाग जाओ, ठीक है। ऐसा बार बार कहो, थोड़ा बीच बीच में रजिस्टर दिखाओ, फिर धीरे धीरे अगर वो लोग डरपोक होंगे ना,
तो एक दिन मानसिक रूप से मान लेंगे कि यार यहाँ रहने से बढ़िया है सड़क पे रह लेना, कौन झिकझिक करे रोज का। यही किया ब्रिटेन की संसद ने और 1858 में कानून बना के कहा अब सत्ता हुई हमारी और निकल लो यहां से। क्लियर है बेटा? देखें, 1857 की क्रांति ने ब्रिटेन की संसद को यह अवसर उपलब्ध करा दिया। 1857 की क्रांति ने ब्रिटेन की संसद को वह अवसर उपलब्ध करा दिया जिसकी वह प्रतीक्षा कर रही थी, जिसका वह इंतजार कर रही थी। ठीक है बेटा? हाँ, इस अधिनियम के द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा सत्ता का हस्तांतरण माने ट्रांसफर, इस अधिनियम के द्वारा सत्ता का हस्तांतरण ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से क्राउन ब्रैकेट में ब्रिटेन की संसद के अधीन हुआ। ब्रिटेन की संसद के क्या हुआ बेटा? अधीन हुआ। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे इसके प्रावधान बेटा, माने 1858 के अधिनियम के जो रूल्स बनाए गए वो क्या क्या थे। एक सब हेडिंग छोटा सा बना लीजिए, अधिनियम के प्रावधान। तो प्रावधान का मतलब तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि अब सत्ता सीधे सीधे ले ली है। मैंने बोला था ना कि पहले का डायग्राम क्या था। पहले का डायग्राम था, जरा देख लो बेटा, ब्रिटेन की संसद, जिसको हम लोग आम बोलचाल में क्राउन क्राउन कहते हैं। क्राउन का कहां शासन है भाई, वो 1688 से ही कहानी खत्म हो गई वहां पे। ठीक है, फिर कंपनी बोले बेटा, और फिर भारत। ये मामला था, कम से कम कंपनी के शासन के अधीन तो यही मामला था। तो हमारा सीधा सीधा मामला ये था, इनके ऊपर हस्तक्षेप ये करते थे तो हमारे ऊपर भी हस्तक्षेप। आप इनको प्रभावित करते हो और मैं अगर आपको प्रभावित करता हूं तो मैं आपके माध्यम से इनको प्रभावित कर लूंगा। बोल नहीं रहे? वही ना मामला हो रहा था, ये कंपनी के शासन का। और बाद में क्या हो गया बेटा? बाद में ये हट गया और ये रिश्ता हो गया सीधा, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया गया। किस अधिनियम से? 1858 के अधिनियम से कहा गया अब तुम बीच से निकलो। बहुत तमाशा हुआ और कंपनी को भारत से अलविदा। लेकिन एक बात मुझे बताओ, जब कंपनी को आपने भारत से हटा दिया तो ईस्ट इंडिया कंपनी को थोड़ा खराब तो लगा ही होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने, निदेशक मंडल में मतलब मालिक लोगों ने महारानी को एक पत्र लिखा और मुझे लगता है शायद आखिरी ही पत्र रहा होगा। पत्र लिखा और ये पत्र लिखा गया 1 दिसंबर 1858 में। ब्रिटेन की महारानी को संबोधित करके उन लोगों ने एक ऑफिशियल पत्र लिखा और उन्होंने कहा कि भारत कब से आपका हो गया। भारत को हमने अपने खून पसीने से पाया है, भारत को हमने अपनी बुद्धि विवेक से पाया है, भारत के लिए हम लोगों ने खून बहाया है। और तब आप कहाँ थी महारानी, जब हम भारत में जूझ रहे थे, जब हम भारत में संघर्ष कर रहे थे, जब हम लड़ाइयां लड़ रहे थे, तब तो ब्रिटेन की संसद ने एक बार भी नहीं पूछा कि कुछ सैनिक सहयोग और सैनिक अपेक्षाएं हैं आपको। और आज भारत आपका हो गया। कैसे हो गया भाई? लेकिन चूंकि वो कानून बन गया था बेटा, तब तो होना ही था।
तो उन्होंने ये कहा कि भारत आपका नहीं है, भारत हमारा है, भारत हमारी प्रॉपर्टी है, भारत को हमने पाया है, क्योंकि आप हमारी महारानी हैं, इसलिए हम भारत को आपको गिफ्ट कर रहे हैं। भारत आपका है नहीं, और ये ध्यान रखिए, भारत को हम उपहार दे रहे हैं आपको। वैसे ही ना, जैसे सड़क पे जा रहे हो और सुनसान जगह पे कुछ लोगों ने आपको घेर लिया बाइक लेके और कहा अपनी बाइक दो। अक्सर देखते हो, सब होता रहता है। आप अकेले जा रहे हो, 3 लोग बाइक से पहुंच जाए, सुनसान जगह हो और आपको घेर लेके अपनी बाइक दो। तो अब 2 काम करो, अपनी इज्जत भी बचा लो। तो मुझे लगता है आप समझ ही रहे हो क्या कहना है। उनको ये कहना है कि बाइक आपकी नहीं है, ये बाइक मेरी है। क्योंकि आपकी इच्छा है बाइक लेने की, इसलिए हम अपनी बाइक आपको गिफ्ट दे रहे हैं। देखिए 2 दिन थप्पड़ भी मारेंगे, सब बड़े बदमाश होते हैं, है ना। तो ये अंदर की जो कहते हैं ना एक उत्सुकता, वह शांत हो गई। बाकी तो देना ही था, लेकिन आईना ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटेन की संसद को दिखा ही दिया कि आपका नहीं है, ये हमारा है। कानून बना दिए, मजबूरी है, हमें देना है। ये सब हुआ बेटा। क्लियर है? शुरू करो। पहला पॉइंट बना बना के बेटा लिख लेते हैं। द्वैत शासन को समाप्त किया गया। अब विस्तार में नहीं जाएंगे बेटा, आप समझ रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी पर द्वैत शासन को क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। द्वैत शासन को क्या किया गया बेटा? समाप्त कर दिया गया। थोड़ा सा बोलते चलोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। द्वैत शासन माने पिट्स इंडिया एक्ट। हाँ, मैंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल काहे के लिए बनाया था? कंट्रोल बना रहे कंपनी पर। कहां कंट्रोल रहा आपका? महा चौपट हो गया, भारत में क्रांति हो गई तो कंट्रोल कर ही नहीं पाए। जिन उद्देश्यों पे आपको बनाया गया, उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में आप असफल रहे, इसलिए आपकी अब कोई जरूरत नहीं है। वही है ना बेटा, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ आपने बनाया कि दुनिया में कोई देश आपस में न लड़े, और संयुक्त राष्ट्र संघ के रहते रहते अगर इतना विनाशक लड़ाई हो रही है तो भाड़ में जाए ना संयुक्त राष्ट्र संघ। जरूरत क्या है ऐसे संस्थान की? आवश्यकता क्या है भाई? जिन उद्देश्यों के लिए आपको बनाया गया, उन उद्देश्यों का पूरा कर ही नहीं पा रहे हो तो आपको रहने की क्या जरूरत है? इससे बढ़िया कि आप न रहें। पहरेदार के रहते रहते घर में अगर रोज चोरी हो रही है तो न रहे पहरादार। क्या जरूरत है ऐसे पहरादार की? वही ना मामला था बेटा, भंग कर दिया। दूसरा पॉइंट, न्यास को समाप्त किया गया, ट्रस्ट को समाप्त किया गया। तथा सत्ता पूरी तरह अपने अधीन किया गया। तथा सत्ता पूरी तरह से अपने अधीन किया गया। जो ट्रस्ट था उसको समाप्त कर दिया गया, भंग कर दिया गया। समझ रहे हो ना? ट्रस्ट कब बना था? सब महत्वपूर्ण प्रश्न है, खाली यही पूछ लेगा। ब्रिटेन क्राउन के अधीन न्यास की स्थापना किस अधिनियम से हुआ? कुछ भी बोले तो तबाही हो जाएगी आपकी। 1833 में हुई थी। क्लियर है बेटा? बोलिए नहीं बार बार, क्योंकि आप जो सोच रहे हो ना बेटा वैसा तो नहीं पूछेंगे। बोले फिर से हम क्लियर करें। हाँ देखो, हम जैसे दिमाग हम लोगों का है बड़ा विचित्र, आप ही का नहीं, मेरा भी और सबका। जैसे दिमाग अगर अड़ गया कि 2 + 2 = 6, कभी कभी ऐसा ब्लंडर करते रहते हैं हम लोग। जैसे कैलकुलेशन कर रहे हैं कहीं, 2 + 2 अगर 6 लिख दिया गलती से, तो आप उसको 20 बार चेक करेंगे, आपको लगेगा 2 + 2 6 ठीक तो है। वो डेडलॉक हो जाता है दिमाग। तो उसका बढ़िया तरीका यह है कि वहां से हट जाइए, उस क्वेश्चन से किनारे हो जाइए, थोड़ा सा दूसरे पे ध्यान लगाइए, फिर पलट के इसको देखिए। अपने ही थप्पड़ मारने का मन करेगा, ये क्या, यही ब्लंडर है, 2 + 2 6 बोल रहे हैं। ये होता है बेटा, आप ही का नहीं, सबका। तो हम क्लियर कर रहे हैं, परेशान मत होइए। 1833 और 1853 में क्या कंफ्यूजन है आपको, वो हम समझ रहे हैं।
1833 का अधिनियम और 1853 के अधिनियम में, अब वो तीन तीन देख के कंफ्यूज नहीं ना कर रहे हो, हाँ तो वो जरा देख लें। इस अधिनियम में ट्रस्ट की स्थापना की, बोले बेटा, न्यास की स्थापना की, बाकी कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। सिर्फ ये कहा गया कि भारत हमारा है, जैसे हो रहा है होने दो, इसमें हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, बस ये ध्यान रखना अब आपका नहीं है भारत, भारत मेरा है, हम आपको ना डिस्टर्ब कर रहे हैं, ना आपको छेड़ रहे हैं, ना आपको भगा रहे हैं। इस अधिनियम में क्या हुआ, किस अधिनियम में कहा गया कि हम आपको 20 साल की अनुमति नहीं देंगे। इसमें ट्रस्ट तो बनाया गया, लेकिन अनुमति कितनी दी गई, 20 साल की। इसमें ट्रस्ट तो था ही, ट्रस्ट को खत्म नहीं किया गया, ट्रस्ट था, बस ये कहा गया कि इच्छा तक। तो ये डिफरेंस है, माने जहां आपका दिमाग गड़ा हुआ है वो डिफरेंस यह है कि ट्रस्ट 33 में बनाया गया। क्लियर है बेटा? बस ये कहा गया कि अब आप शासन जो अब तक कर रहे थे बड़ी हनक से कि हमारा शासन है, वो आपका नहीं है, वो शासन मेरा है, और 20 साल तक हम फिर अनुमति दे रहे हैं, आप शासन करो हमारी ओर से, हमारी इच्छा की ओर से। इसमें कहा गया कि ट्रस्ट तो है ही हो, लेकिन अब 20 साल नहीं। तो कितनी खूबसूरती से घेरा गया, घर मेरा है, आप रह रहे हैं, 20 साल रहिए। अब जाके कह रहे हैं कि देखिए घर मेरा है, आप रह रहे हैं, लेकिन अब ध्यान रखिए तब तक रहेंगे जब तक हमारा मन रहेगा। माहौल बन रहा है ना धीरे धीरे, और 1858 में पूरा माहौल बन गया कि मेरा शासन है, मेरी सत्ता थी, वापस करो, घर मेरा है, खाली करो, वही ना हुआ। इसको जरा सा क्रोनोलॉजी से समझने की कोशिश करिए। आगे बढ़े बेटा। 2 पॉइंट शायद लिखा है। तीसरा पॉइंट, गवर्नर जनरल के स्थान पे वायसराय की नियुक्ति की गई। यानी भारत में जो सबसे बड़ा पदाधिकारी होता था कौन होता था बेटा, गवर्नर जनरल। अब उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, वायसराय। थोड़ा रुकें, घबराए नहीं, धीरे धीरे बेटा, आराम से, हड़बड़ी मत दिखाइए, अब तक बहुत हड़बड़ी हुई है। किस आधार पर सत्ता का हस्तांतरण हुआ, सत्ता जो ईस्ट इंडिया कंपनी से हाथ से लेके क्राउन ने अपने अधीन ले लिया, किस आधार पे, आप सक्षम लोग नहीं हो, ठीक से शासन नहीं कर पा रहे, अक्षमता के आधार पे लिया ना। भारत में सबसे बड़ा अधिकारी कौन था, गवर्नर जनरल ईस्ट इंडिया कंपनी का, क्या नाम था उसका, लॉर्ड कैनिंग। अरे अंतिम वाला वही था, कैनिंग था। और इन लोगों ने सत्ता का हस्तांतरण कर दिया, कैनिंग को ही पहला वायसराय बनाया। लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल भी था और लॉर्ड कैनिंग पहला वायसराय भी था। तो गड़बड़ी कैनिंग ने किया होगा ना, बोल नहीं रहे हैं, तो उसको ना बदलना था। हद हो गई। जिले के अगर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी में कमी है, आप कह रहे हैं ठीक से शासन आप जिले का नहीं कर पा रहे हो, तो उस प्रशासनिक अधिकारी को बदलना चाहिए ना, उसका नाम बदल देंगे आप खाली। लॉर्ड कैनिंग ही अंतिम गवर्नर जनरल था, लॉर्ड कैनिंग ही पहला वायसराय बना, बस उसके ऑफिस के बाहर का जो बोर्ड लगा था गवर्नर जनरल, उसे उखाड़ के वायसराय कर दिया गया। चोर को डाकू कह दो, चोर को संत कह दो, चोर को कुछ कह दो, फर्क क्या पड़ता है। कितना बड़ा फ्रॉड था बेटा कि ग्राउंड लेवल पे कुछ भी नहीं किया गया, सिर्फ नाम बदल के गवर्नर जनरल को वायसराय कर दिया गया। क्लियर है? चले दूसरा पॉइंट। अब एक बात समझो, थोड़ा आराम से बेटा, लिखने के फिराक में मत बनो, लिखा हुआ सब आपको मैंने दिया है। एक चीज बताइए, अब भारत पे शासन कौन करने लगा, ब्रिटेन की संसद। पार्लियामेंट्री शासन में शासन कैसे होता है वो भारत में देख ही रहो। संसद शासन जब भी करेगी तो प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद शासन करेगी। अरे भाई भारत में संसद शासन कर रही है ना, तो पूरा संसद कैसे शासन करेगी, फिर एक मंत्रिमंडल बनेगा, मंत्रिपरिषद बनेगी, एक सरकार बनेगी, एक प्रधानमंत्री बनेगा, उनकी जिम्मेदारी होगी कि आप देखिए। तो भारत अगर ब्रिटेन की संसद के अधीन हुआ तो बड़ी सिंपल सी बात है कि प्रधानमंत्री के अधीन हुआ। अरे हाँ या ना बोलेंगे,
प्रधानमंत्री के अधीन हुआ, प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी थी कि भारत को देखे। प्रधानमंत्री क्या क्या देखे? तो प्रधानमंत्री क्या करता आपको पता है? फटाक से एक मंत्री की नियुक्ति करता है और उस मंत्री को सौंप देता है विभाग। जैसे आप एक ही बताओ, रक्षा विभाग है ना, किसकी जिम्मेदारी थी? मोदी जी की थी। गृह विभाग है, किसकी जिम्मेदारी थी? मोदी। ये जितने विभाग है सबकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की है। लेकिन प्रधानमंत्री एक आदमी है ना बेटा, वो कितना काम कर सकता है? इसलिए वो अपने 10 अधीनस्थ सहयोगियों को बांट देता है। तो भैया ये वाला काम तुम देखना, ये वाला काम तुम देखना, और ऊपर तो प्रधानमंत्री है ही है। तो भारत को जब विभाग बना दिया गया तो दो विकल्प था, या तो भारत को प्रधानमंत्री अपने अधीन रखे ब्रिटेन का, या वो एक मंत्री की नियुक्ति कर दे और कह दे कि तुम भारत को देखना। और उसने किया भी यही, यानी ब्रिटेन की मंत्रिमंडल में एक कैबिनेट स्तर के मंत्री की नियुक्ति की गई, जिसे कहा गया कि तुम भारत विभाग को देखोगे और सदन में भारत के बारे में कोई भी प्रश्न आएगा, कोई भी गड़बड़ी होगी, आपको जवाब देना पड़ेगा। तो भारत को क्या बना दिया है बेटा? विभाग। और विभाग बना दिया गया, एक मंत्री होगा और उस मंत्री का नाम वही होता है जिस विभाग का वो होता है, इसलिए उसको भारत मंत्री या भारत सचिव कहा गया। क्लियर? लेकिन पहली बार, नेक्स्ट पॉइंट बेटा, पहली बार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के अधीन कैबिनेट स्तर के एक मंत्री, कैबिनेट स्तर के एक मंत्री जिसे भारत सचिव कहा गया, ब्रैकेट में भारत मंत्री भी लिख सकते हैं, की नियुक्ति की गई। जो ब्रिटेन की संसद में भारत के प्रति उत्तरदायी होता था। पता नहीं ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं? जो ब्रिटेन की संसद में भारत के प्रति उत्तरदायी था। अच्छा एक बात बताओ, आज की डेट में गृह मंत्री कोई है? हम नाम नहीं पूछ रहे। रक्षा मंत्री कोई है? वित्त मंत्री कोई है? देश की सीमाओं पर अगर गड़बड़ी होगी तो संसद में किससे प्रश्न पूछा जाएगा? रक्षा मंत्री से पूछा जाएगा भाई कि राजनाथ सिंह क्या कर रहे थे आप। जवाब तो तय होगी ना बेटा। देश के आंतरिक मामलों में अगर कोई गड़बड़ी होगी तो मोटा भाई से प्रश्न पूछा जाएगा। क्या कर रहे? नहीं, मोटा भाई माने हंसी मत, वो गुजरात में मोटा भाई माने बड़ा भाई होता है ना, उनसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि अब तो हाँ, प्रधानमंत्री तो सबके ऊपर है ही, अंतिम जिम्मेदारी देश की रक्षा पे अगर खतरा आएगा तो रक्षा मंत्री तो जाएंगे ही जाएंगे, प्रधानमंत्री भी थोड़ी बच पाएंगे। पुलवामा पे हमारे सैनिकों के ऊपर हमला हुआ ना, तो गृह मंत्री की जिम्मेदारी तो थी ही, क्या प्रधानमंत्री बच गए उससे? प्रधानमंत्री की तो अंतिम जिम्मेदारी है ही है, वो कहाँ बच के जाएंगे। लेकिन सदन में रोजमर्रा के कामों को कौन देखेगा? वो मंत्री देखेगा। तो जो भारत मंत्री बना, जो कि ब्रिटेन में मंत्री नहीं कहा जाता, सेक्रेटरी कहा जाता है, तो इंडियन सेक्रेटरी जो बना वो भारत के मामलों को देखता था। अब एक बात मुझे बताइए, जो भारत मंत्री है क्या वो जरूरी है कि भारत के बारे में बढ़िया जानकारी रखता हूं? अरे भाई, जो ब्रिटेन में है उसको आपने भारत का मंत्री बना दिया, जो भारत को पता नहीं देखा भी है कायदे से कि नहीं देखा है, और भारत के बारे में अगर कुछ बवाल हुआ तो क्या जवाब देगा? होगा ना संकट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रक्षा मंत्री उसे होना चाहिए जिसे टैंक चलाने आना चाहिए, बंदूक चलाने आना चाहिए, नहीं नहीं, लेकिन कम से कम रक्षा के बारे में जानकारी तो उसको होनी चाहिए, या कहीं ना कहीं से उसको मिलनी चाहिए। नहीं होगा तो काम कैसे करेगा? ये हुआ कि अच्छा, पहले जो भारत मंत्री बनाए गए वो चार्ल्स वुड को बनाया गया। चार्ल्स वुड पहले भारत मंत्री बनाए गए, नाम था, जो वहां के प्रधानमंत्री की कैबिनेट स्तर के एक मंत्री बना दिए गए। चार्ल्स वुड भारत के बारे में जानकारी जरूर रखते थे, लेकिन विशेषज्ञ नहीं थे भारत के बारे में। तो भारत के बारे में उनको जानकारी अगर नहीं मिलेगी तो सदन में जवाब कैसे देंगे? बोल नहीं रहे। तो उनको परामर्श देने के लिए
15 सदस्यीय परिषद बना दी गई, जिसको कहा गया भारत परिषद, इंडिया काउंसिल। भारत वाले वायसराय या गवर्नर जनरल की परिषद से कंफ्यूज मत करिएगा, इनकी परिषद यहाँ थी और भारत परिषद ब्रिटेन में थी। लिखें लास्ट लाइन बेटा क्या लिखा था गवर्नर जनरल को? मंत्री है ना बेटा, लेकिन चार्ल्स वुड उसी में जोड़ लो। चार्ल्स वुड पहले भारत मंत्री बनाए गए, तथ्य है जो जानना चाहिए। चार्ल्स वुड पहले भारत मंत्री बनाए गए। आज जो ऑनलाइन वाले मित्र हैं वो रिस्पॉन्ड करते रहिएगा बेटा, कहीं तकलीफ होगी तो बताइएगा, वैसे मैं छोड़ूंगा नहीं जगह तकलीफ की। पहले मंत्री बनाए गए। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, भारत मंत्री को, इंडिया सेक्रेटरी को परामर्श देने के लिए 15 सदस्यीय परिषद बनाई गई। पंद्रह सदस्यीय क्या बेटा परिषद बनाए गए। ठीक है, एक लाइन लिखो बड़ा महत्वपूर्ण है, परिषद के सदस्यों को ब्रिटेन की संसद की अनुमति के उपरांत, जैसा पानी देना, ब्रिटेन की संसद की अनुमति के उपरांत क्राउन द्वारा हटाया जा सकता है। यह भी पूछा गया आपसे, उनको हटाया कैसे जा सकता? क्राउन के द्वारा हटाया जा सकता। हाँ। क्लियर हुआ बेटा? दिमाग में एक फिगर बैठाने की कोशिश करो बेटा, तथ्यात्मक चीजों से हटके। अब देखो भारत पे शासन कैसे हो रहा था, थोड़ा डायग्राम में देखो, और यहां कंफ्यूज कर जाओगे ना बेटा तो सब खेल खराब हो जाएगा शुरू में। अब वहां पे शासन ब्रिटेन की संसद कर रही थी, भारत किसके अधीन चला गया? संसद। तो ब्रिटेन की संसद, चलो यूके लिख लेते हैं, यूके या भारत की संसद, भारत की संसद सीधे शासन नहीं कर सकती, कैसे कर पाएगी भाई? तो क्या बनाती है? फिर एक होते हैं पीएम, और उनके क्या होती है बेटा साथ में मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद भी बोलते हैं, अभी हम डिफरेंस बताएंगे आपको, लेकिन मंत्रिमंडल माने बड़े बड़े वाले मंत्री, बड़े बड़े वाले माने मोटे मोटे तगड़े तगड़े नहीं। तो ये भारत पे शासन कर रहे हैं। भारत में जो बड़ा अधिकारी है वो है वायसराय। बोल नहीं रहे। अब यहां प्रधानमंत्री की अधीनता में क्या कर दिया उन लोगों ने, थोड़ा वो देखे। प्रधानमंत्री तो हो ही गए, लेकिन एक कैबिनेट स्तर का मंत्री बना दिया गया अलग से। क्या नाम दिया गया उसे? भारत मंत्री। तो वो सबसे बड़ा अधिकारी हो गया। प्रधानमंत्री तो है ही हैं, प्रधानमंत्री तो सबसे बड़े वाले है ही हैं, लेकिन वास्तव में हैंडल करता था भारत को कौन? भारत मंत्री। अब भारत को हैंडल कर रहा था भारत में वायसराय कर रहा था ना। अब समस्या ये थी कि यहां भी चार्ल्स वुड थे और यहां लॉर्ड कैनिंग थे। ये दोनों लोग एक एक व्यक्ति हैं। चार्ल्स वुड 4-5 लोग नहीं थे, एक आदमी थे, और कैनिंग भी एक ही व्यक्ति थे। तो जाहिर सी बात है कि इनको भी परामर्श देने के लिए कुछ लोग तो चाहिए ना, तो इनकी परिषद होती थी। तो इनको क्या बोला जाता था? वायसराय की परिषद, और इनकी भी परिषद होती थी। इसे भारत मंत्री की परिषद कह दे या भारत परिषद कह दे, एक परिषद यहां भी थी। बोल नहीं रहे बेटा? ये परिषद इनको असिस्ट करती थी और ये परिषद इनको असिस्ट करती थी।
इस परिषद के लोग ब्रिटेन में बैठते थे और इनकी परिषद के लोग भारत में रहते थे। मुझे लगता है डिजाइन क्लियर हुई होगी, कुछ भ्रम हो तो बात कर लो। संसद, प्रधानमंत्री, फिर कैबिनेट मंत्री, फिर वायसराय, यही शासन का तरीका था। वायसराय को मदद करने के लिए एक परिषद, और यहां कैबिनेट स्तर के मंत्री को मदद करने के लिए एक परिषद, जिसको भारत परिषद कहा गया, 15 सदस्य होती थी। और ये 5 हो गए थे। अरे विधि सदस्य को अस्थायी किया गया। हाँ हाँ, गवर्नर को लेके 5, और अब तक परिषद में कुल 4 सदस्य हो गए थे। ठीक है बेटा, 12। ये डिजाइन थी शासन करने की। अब एक चीज बताओ, भारत मंत्री चार्ल्स वुड बनाए गए, अभी मैंने लिखा है। चार्ल्स वुड भारत के विशेषज्ञ हो जरूरी नहीं, ये 15 लोग इनकी मदद करते थे। इसका मतलब वो 15 लोग विशेषज्ञ थे, ब्रिटेन के रहने वाले थे, तो पता नहीं विशेषज्ञ हो ना हो। इसमें शर्तें जोड़ दी गई कि इसमें कम से कम आधे लोग, यानी 9 सदस्य ऐसे हो, आधे से थोड़ा अधिक, 9 सदस्य ऐसे होने चाहिए जो कम से कम 10 वर्ष भारत में रह चुके हों और ब्रिटेन लौटे अधिक से अधिक 10 वर्ष हो, ताकि यादें अभी ताजा ताजा हों। तो वो लोग भारत में रहे हैं 10 साल, तो कुछ अनुभव होगा। क्लियर है बेटा? लिख लें। नेक्स्ट पॉइंट, भारत मंत्री भारत परिषद के निर्णयों को वीटो कर सकता था। वीटो कर सकता था। भारत मंत्री भारत परिषद के निर्णय को वीटो कर सकता था। क्लियर हुआ? किंतु वित्त तथा राजस्व के विषय पर वीटो नहीं कर सकता। एक आखिरी लाइन बेटा लिखिए, समाप्त किया जाए। वीटो नहीं कर सकता। लिखिए, भारत मंत्री ही ब्रिटेन की संसद में भारत का बजट प्रस्तुत करता था। भारत मंत्री ही ब्रिटेन की संसद में भारत का बजट प्रस्तुत करता था। क्लियर हुआ बेटा? कोई डाउट? अब तक सब कुछ एकदम शीशे जैसा साफ दिख रहा है? हाँ या ना? देखिए, पढ़ना तो पड़ेगा ही बेटा, चीजें दिमाग में तो लानी ही पड़ेंगी, लेकिन कोई भ्रमित वाली चीज यहाँ है नहीं। एक नोट बनाइए, और नोट बना के लिखते बड़े काम की चीज है। एक नोट लिखिए सभी लोग बेटा। ऑनलाइन वाले मित्रों से सब ठीक ठाक है ना बेटा? हाँ, बड़ा कंप्लेन थी मित्रों की कि सर लिखा ही दिया करे, तो चले लिखें, कोई परेशानी नहीं है। चले सुन लें, उसके बाद लिखिए। भारत पे शासन किसका हो गया? महारानी का हो गया, कब्जा महारानी का हो गया। तो महारानी का कब्जा हो जाएगा तो राजा वजा का अपना दस्तूर होता है। जो गवर्नर जनरल बन गया वायसराय हो गया। वायसराय माने क्या? ना ना ना, वो तो बड़ा था ही। वायसराय माने राजा या रानी का प्रतिनिधि। भारत किसके अधीन हुआ भाई? महारानी के अधीन हुआ, तो भारत भी महारानी का हुआ। तो महारानी का एक प्रतिनिधि यहां तो होना चाहिए ना, जो महारानी की ओर से भारत को देखे। उस प्रतिनिधि का नाम रखा गया वायसराय। वायसराय माने महारानी या महाराजा का प्रतिनिधि ही होता है, उसको रख दिया गया। तो अब आदेश किसका पालन होगा? महाराजा महारानी का। भले से भारत में कार्यपालिका का मुखिया राष्ट्रपति है, हर कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। सैद्धांतिक रूप से तो है ही है। क्षमा दान कर देता है, युद्ध की घोषणा कर देता है, करके दिखाएं। तो कहने के लिए है ना खाली, वास्तविक स्थितियां तो अलग हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। थोड़ा सा समझने की कोशिश करो बेटा।
ये पूरा का पूरा जो मामला क्राउन के अधीन चला गया, तो औपचारिक रूप से तो घोषणा करनी पड़ेगी। तो 1 नवंबर 1858 को जो महारानी का प्रतिनिधि भारत में था वो कौन था? वायसराय केनिंग। तो ध्यान से सुनना, 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड केनिंग ने इलाहाबाद में महारानी की घोषणा को पढ़ के सुनाया। सब भारतीयों को जुटा लिया गया, कहा गया महारानी ने आपके लिए घोषणा भेज। कहा राजा बाजा आते थे, वो देखते ना रोल किया हुआ एक आज्ञा पत्र पढ़ के सुना देते, तो भेज दिए महारानी ने, पढ़ के सुना रहे कि नहीं। उन्होंने कहा कि महारानी की घोषणा है आपके लिए, पढ़ा गया भाई। महारानी ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की, कहा कि अब भारतीय ठीक वैसे ही हमारी प्रजा है जैसे ब्रिटेन के लोग हमारी प्रजा है। भारतीय लगे ताली बजाने, यानी इनको ये गलतफहमी हो गई कि ब्रिटेन के लोगों को जो जो अधिकार, जो जो सुविधाएं मिली हैं, अब वो शायद हमको भी मिलेंगी। यही सब गलतफहमियां हुई और पढ़े लिखे भारतीयों ने पहली बार कहा कि भारतीयों के अधिकारों का मैग्ना कार्टा है। अब ये क्या मैग्ना कार्टा है बेटा, इंतजार करना, लेकिन ये शब्द लिखना बहुत जरूरी है। लिख लें, 1 नवंबर 1858 को, 1 नवंबर 1858 को तारीख याद रखना है बेटा। 1 नवंबर 1858 को, ऐसी डेट वेट को अंडरलाइन कर लिया करो। को लॉर्ड केनिंग ने इलाहाबाद में महारानी की घोषणा को पढ़ के सुनाया। महारानी की घोषणा को पढ़ के सुनाया। प्रबुद्ध भारतीयों ने, प्रबुद्ध माने जो शिक्षित थे, पढ़े लिखे थे, प्रबुद्ध भारतीयों ने इसे अब जो हम बोलेंगे इन्वर्टेड कामा में लिखिएगा। प्रबुद्ध भारतीयों ने इसे भारतीयों के अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा। ठीक है, अब थोड़ा सा आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा बेटा, और वो कंफ्यूजन रहने दीजिए। अभी कभी कभी कुछ कंफ्यूजन अच्छे होते हैं, जैसे मैग्ना कार्टा क्या है, मैग्ना कार्टा क्यों है, क्यों मैग्ना कार्टा कहा, कुछ और क्यों नहीं कहा। तो अभी मैग्ना कार्टा को समझना पड़ेगा और मैग्ना कार्टा को समझेंगे। बस इत्मीनान रखिए, घबराइए मत। ठीक है बेटा, क्योंकि सही वक्त पे सही चीजों को डिस्क्लोज करना उचित है। अभी कहते हैं ना, टेस्ट खराब हो जाएगा। कोई डिश बनाते समय कब कौन सी चीज मिलानी है, उसको उसी वक्त मिलाना ठीक है। तो मैग्ना कार्टा कुछ आइडिया है? हाँ या ना? नहीं है। जैसे कुछ हमारे मित्र अंदर अंदर नाराज हो रहे होंगे, बोल दिए मैग्ना कार्टा, बता भी नहीं रहे। ठीक है, तो देखो मुझे पता है ना कि रास्ते पे कैसे चलना है। बच्चे तो बड़ा उत्साहित हो जाते, थोड़ा सुन लो 2 मिनट। मैग्ना कार्टा तो सन 1215 में आया, ये ब्रिटेन में आया। मैग्ना कार्टा लैटिन भाषा का शब्द है, इसलिए इसका अर्थ समझी में नहीं आ रहा है, ना अंग्रेजी दिख रही है ना हिंदी दिख रही है। इसका मायने होता है शाही घोषणा, माने महाराजा या शाही घोषणा हिंदी में कहा जाता है। और वास्तव में ये शाही घोषणा भी थी, और कहा जाता है कि इस धरती पे मूल अधिकारों का प्रारंभ यही है, भले ही वो राजतंत्र में हुआ हो। क्लियर है बेटा? बस इतना ध्यान रखो, ये ब्रिटेन में सन 1215 में एक क्रांति होते होते रह गई। तो उसमें वहां के राजा थे सम्राट जॉन। तो जनता के सामने उन्होंने कुछ वचन दिया, कुछ घोषणाएं की, प्यार से नहीं जबरदस्ती। कहा गया बोलो, तो उन्होंने जो घोषणा की उसी घोषणा को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, और कहा जाता है कि नागरिकों के मूल अधिकार है। भारतीय इतने खुश हो गए, इन्होंने कहा कि हम लोगों वाला मैग्ना कार्टा है, और ये बहुत जल्द सारा भ्रम टूट गया। समझ में आ गया कि खाली महारानी का बकवास था, कि आप भी हमारे उतनी ही प्रजा हैं जितने ब्रिटेन के लोग हैं। है ना भैया जी? तो मुझे लगता है कुछ क्लियर हुआ होगा बेटा। रिवाइज करते चलिए, अब मामला कठिन होता जाएगा। ठीक है, बस बने रहिए मेरे साथ, कर दिखाएंगे हम लोग।
ठीक है बेटा, आज यही था। थैंक यू बेटा, कल बात करेंगे इसी के आगे। लेकिन ये है कि तैयारी बेटा आपकी कंटिन्यू रहे। जैसे थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हुआ था